नमस्कार दर्शकों, हमने राशियों का जो अध्ययन किया है, प्रत्येक राशि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का अध्ययन हमने पिछले कुछ वीडियो में किया है। ग्रहों के बारे में भी जानकारी दी कि कौन कौन सा ग्रह क्या स्वभाव के लेकर चलता है और क्या क्या प्रभाव डालता है। युति संबंधों के ऊपर भी हमने चर्चाएं की हैं। आज हम लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। आज से एक नई श्रृंखला लग्नों के ऊपर, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक, और प्रत्येक लग्न क्या क्या रहस्य लेकर चलता है, उनके भाव का अध्ययन करेंगे हम कि कौन सा भाव किस लग्न में क्या लाभकारी है, योगकारी है, और उस लग्न में कौन सी मास्टर की होती है, एक तरह से जिसको योगकारी कहा जाता है कि उसको बल देने पर कुंडली में लाभ प्राप्त होता है। तो दर्शकों, आज से हमने एक नई श्रृंखला का शुरुआत करते हैं, लग्नों का रहस्य। इन पर हम चर्चा करेंगे, प्रत्येक लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे और प्रत्येक लग्न में कौन सा ग्रह प्रभावशाली होता है और कौन सा ग्रह अकारक होता है। कारक और अकारक ग्रहों के ऊपर भी हम चर्चा करते चलेंगे। तो दर्शकों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे तो नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। दर्शकों, आज हम शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह की मेष राशि, प्रथम राशि मेष राशि। काल पुरुष की कुंडली की प्रथम राशि मेष राशि, एक नंबर की राशि। अगर यहां पर मेष लग्न है, आज हम लग्नों पर चर्चा कर रहे हैं। लग्न होता है प्रथम भाव, ये पहला भाव, उसे लग्न कहा जाता है। लग्न का निर्धारण होता है जन्म के समय जो लग्न चल रहा होता है, उसके आधार पर हम कुंडली का निर्धारण करते हैं और ग्रहों को उनकी स्थिति के अनुसार हम विराजित करते हैं। तो दर्शकों, प्रत्येक लग्न 30 अंश का होता है, प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब लग्नों का निर्धारण कैसे होता है, इस पर भी हम चर्चा कर कुछ संक्षिप्त रूप में कर लें कि सूर्य की जो गति होती है सूर्योदय के समय, उस वक्त सूर्य जहाँ स्थित होता है तो वो सूर्योदय का प्रातःकालीन लग्न कहलाता है। सुबह 6 बजे सूर्य जहाँ स्थित होता है वही प्रथम लग्न होता है। अगर किसी जातक का जन्म सुबह 6 से 7:30 8 बजे तक का हुआ है, तो अगर मान लो सूर्य अभी धनु राशि में स्थित है तो वो धनु लग्न का निर्धारण हो जाता है, और उसके आधार पर ग्रह का गोचर जहाँ पर भी हो रहा था उसी आधार पर उसकी कुंडली का निर्धारण हो जाता है। इस आधार पर अगर दिन में 12 बजे के आसपास 8 बजे तक यहाँ है तो 10 बजे तक यहाँ पर हुआ, 12 बजे तक यहाँ पर आ गया, लगभग 12 बजे तक दशम भाव में हो जाता है। इस तरह से ये लग्न गति करते हैं और सूर्य के आधार पर लग्न का निर्धारण होता है। अगर सूर्य धनु राशि में है तो दिन में अगर 12 से 2 बजे तक का बीच का जन्म आपका हुआ है तो सूर्य यहाँ पर स्थित हो गया, तो 9 नंबर की राशि यहाँ होने पर 10, 11 और 12 मीन लग्न आपका बन जाता है। अगर मकर राशि में शनि है, सूर्य है, तो मेष लग्न आपका यहाँ बन जाएगा, क्योंकि मकर से 10, 11 और 12 और 1 मेष लग्न का निर्धारण हो जाता है। इस आधार पर हम लग्न का निर्धारण करते हैं और जो लग्न आपका जन्म के समय हुआ है निश्चित, उसी आधार पर आपका स्वभाव बनता है, उसी आधार पर आपकी कुंडली का निर्धारण होता है और आपका जीवन चक्र उसी लग्न के आधार पर ही बनता है। सुदर्शन चक्र में 3 प्रकार के लग्न निर्धारित होते हैं। जो जन्म लग्न, जन्म चक्राज जिसको कहा जाता है, और दूसरा होता है चंद्रमा लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। इन तीनों को मिलाकर सुदर्शन चक्र का निर्माण किया जाता है। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के ऊपर।
मेष लग्न अगर आपका है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न को ही आधार माना जाता है, इस आधार पर ये सारी राशियां निर्धारित हो गई हैं। मेष लग्न क्षत्रिय वर्ण लिए हुए, अग्नि तत्व मेष राशि, और अग्नि तत्व होने के कारण इसकी जो दोनों त्रिकोण पर है यहाँ पर भी अग्नि तत्व विराजित हो जाता है। तो सिंह राशि ये भी अग्नि तत्व है और धनु राशि ये भी अग्नि तत्व है। तो दोनों त्रिकोण पर उसके अग्नि तत्व विराजित होने से ऐसे जातक क्रोधी स्वभाव के, ये हम पहले पे भी बता चुके हैं जब मेष राशि का हमने विश्लेषण किया था। तो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सेल, पंगा लेना जिनको अत्यधिक पसंद है। अब हम बात करते हैं, अगर मेष लग्न है आपकी कुंडली में और सूर्य और गुरु जैसा ग्रह यहां पर कारक हो जाता है, मंगल अगर यहां पर है तो रोचक योग का निर्माण कर देगा, एक राजयोग का निर्माण हो जाता है। सूर्य और गुरु जैसे ग्रह एक साथ केंद्र में बैठ जाते हैं कहीं पर भी, तो वो भी एक राजयोग का निर्माण कर देते हैं। जैसे अगर सूर्य और गुरु यहाँ पर बैठ गया है तो शादी के बाद भाग्योदय प्रेम विवाह करेगा व्यक्ति और प्रेम को अरेंज में तब्दील कर देता है। घर के परिवार के सब लोगों की सहमति रहती है, उनकी स्वीकृति मिलती है और शादी के बाद उसका भाग्योदय होता है। ये अच्छा योग माना गया है। अगर यही सूर्य गुरु यहाँ पर बैठ गए तो गुरु यहाँ पर उच्च का हो गया और सूर्य के साथ हो गया, तो ये भी अच्छा राजयोग का निर्माण कर देता है। तो दो केंद्र, जनता का और भाग्य का, शिक्षा का, संतान का, सभी का सुख सूर्य गुरु के कारण मिल जाता है। दोनों साथ में बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, तो भी राजयोग का निर्माण होगी। दो केंद्र के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल का साथ अगर इनके साथ मिल जाता है तो भी राजयोग का निर्माण कर देता है। यहां पर शुक्र मार्केस हो जाता है। शुक्र मार्केस होने के कारण इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इसे दूसरे उपायों के द्वारा बल देना चाहिए। शुक्र दूसरे भाव और सप्तम भाव, धन भाव और वैवाहिक सुख, पत्नी का सुख, इसका कारक होता है। अगर शुक्र यहां पर बैठ जाता है तो ये विवाह में विलंब कर देता है। अब आप पूछोगे कि सप्तम में शुक्र होने पर विवाह में विलंब, क्योंकि ये इस भाव का कारक हो गया और कारकेश उस भाव का कारक अगर उसी भाव में बैठ जाता है तो उस सुख की हानि कर देता है। तो शुक्र का यहां बैठना, स्वराशि बैठा है, सुंदर, पत्नी भी सुंदर मिलती है, पति पत्नी जो भी जब अपोजिट जेंडर है सुंदर मिलता है, लेकिन विलंब से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। फिर उस सुख में कमी कर देता है, पति पत्नी के बीच में तनाव कर देता है। फिर मंगल जैसा ग्रह राशि, मेष राशि सामने है, मंगल अगर यहाँ बैठ गया या सप्तम भाव से संबंध हो जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि मेष लग्न में शुक्र के साथ मंगल बैठ जाता है तो विवाह सुख का हास कर देता है। विवाह सुख कई बार देखने को नहीं मिलता है, कुंवारा ही जीवन निकल जाता है। कई बार मेरा अनुभव मैंने देखा है कुछ कुंडलियों में कि शुक्र मंगल की युति अगर मेष लग्न में हो गई तो विवाह सुख में कमी कर देता है। यही अगर मंगल अष्टमेश भी है और अष्टमेश होने से कई बार अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं, अचानक धन मिलता है और गुप्त रहस्यों की ओर उसकी रुझान रहता है। लाभेश शनि अगर छठे भाव में आ जाता है या फिर केंद्र में आ जाता है, दशम भाव में आ जाता है, तो भी स्थिर धन संपदा,
अच्छी जॉब, उच्च पदस्थ, स्वराशि का शश योग का निर्माण कर देता है। ये इस योग में यहाँ पर गुरु है तो भी हंस योग का निर्माण कर दिया। मंगल यहाँ पर है तो रोचक योग का निर्माण हो गया। शनि यहाँ पर है या शुक्र यहाँ पर है तो शनि यहाँ पर शश योग का निर्माण कर देता है कि उच्च का होकर बैठ गया। शुक्र अगर उच्च का है, स्वराशि है तो मालवी योग का निर्माण कर देता है। अगर हम अकारक ग्रह की बात करें तो यहाँ पर बुध मेष लग्न में अकारक साबित होता है, क्योंकि बुध यहाँ पर तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक हो गया, स्वामी हो गया। और तीसरे और छठे भाव का स्वामी होने के कारण ये इस विपरीत भाव का स्वामी होने से इस कुंडली में कोई, क्योंकि किसी भी केंद्र या त्रिकोण या अच्छे भाव पर उसका प्रभाव नहीं है, ऐसी कंडीशन में अगर वो केंद्र या त्रिकोण में भी बैठ जाता है तो भी शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है, वो वहाँ पर न्यूट्रन हो गया है। तो बुध को बल देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। मेष लग्न में विशेष रूप से अगर किसी को बल देना है तो गुरु को देना है, मंगल को देना है, सूर्य को देना है, शनि को दे सकते हैं। चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में नहीं, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो चंद्रमा को भी बल दे सकते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ भाव सुख के भाव का स्वामी है। अगर वो 6, 8, 12 में चला जाता है तो वो इस भाव का नाश कर देता है। तो चंद्रमा को यहाँ बल ऐसी कंडीशन दे देना चाहिए। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं मेष लग्न में, क्योंकि शुक्र मार्केश है और बुध अकारक है। इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट इस कुंडली में देखने को नहीं मिलता है, मेष लग्न में देखने को नहीं मिलता है। विपरीत भाव को स्वामी को बल देने से भी उन स्थानों को बल मिल जाता है जो नष्टकारी हैं। 6, छठा भाव और तीसरा भाव, इन दोनों भावों को बल नहीं देना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने बात की मेष लग्न के ऊपर। अगली श्रृंखला में हम वृषभ लग्न पर बात करेंगे। इसी तरह एक मीन राशि तक की श्रृंखला हम अनवरत रूप से चालू रखेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में पूरे बना रहे, पूरा वीडियो देखा इसके लिए सर धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।